हेलो एवरीवन। इस चैनल पे 2 महीने बाद एक वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि एक क्रिएटर है दिविजा यानी ऑकवर्ड गोट, जिसने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस पे अपना ओपिनियन देना चाहिए। इस वीडियो की कोई एडिटिंग नहीं होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मुझे खांसी है। ये वीडियो बस रिकॉर्ड होगी और सीधे अपलोड हो जाएगी। अब जिसको ये मैटर नहीं पता, मैं उसको कुछ स्क्रीनशॉट से समझाता हूँ। तो ये है दिविजा यानी ऑकवर्ड गोट। इसने 2 दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था जिसका थंबनेल था आर सुप्रीमेसी। अब मैं जिस चीज़ को आर बोल रहा हूँ वो पढ़ सकते हो कि क्या है। और इसने टाइटल में डाला था आई एम अ प्राउड आर। अब क्वेश्चन हो सकता है कि इसने ऐसा क्यों किया। तो इस चीज़ को इसने समराइज़ किया था एक्स पे इन 7 लाइनों में। तो अब ये मैं आपके लिए एक बार पढ़ लेता हूँ। लिटिल गर्ल्स आर कॉल्ड आर बाय देयर फादर एंड मदर इन हर कंट्री। Little boys watch their mother being called R by their fathers. Why do you think so many men openly write R in comment section on the internet? अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। बिकॉज दे हैव लर्न इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बकवास बात है ये। इंडियन पीपल कॉमनली कॉल देयर मदर सिस्टर एंड डॉटर आर। तब ये पता नहीं। एंड इट इज़ सो पेनफुल टू हियर फॉर देम दैट दे डोंट टेल एनी वन। सो बेसिकली वो ये कहना चाह रही कि वो इतने अशेम होते हैं कि उनको ऐसा बोला गया कि वो ये किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। बट इट्स टाइम वी स्टॉप गिविंग दिस वर्ड एनी पावर। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रही थी कि खुद को ही आर बोलना स्टार्ट कर दो, तो ताकि इस वर्ड की पावर ख़त्म हो जाएगी और जो लोग हैं फिर वो इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे इस वर्ड को तुम्हारे अगेंस्ट। क्योंकि अगर तुम खुद को ही बुला रहे हो तो इस वर्ड की मीनिंग पूरी चली जाएगी। तो ये था इसका पूरा पॉइंट। अब इसके बाद जब इसने ये किया, ठीक है, ये वीडियो तो ठीक है। अब इसके बाद एक बच्ची थी, ठीक है, मैंने नाम और ये हटा दिया। अब वो इस चीज़ से इंस्पायर होके उसने अपने बायो में लिख दिया प्राउड आर। और तुम देख सकते हो छोटी सी बच्ची, ये 15 साल की बच्ची है, एक माइनर है जो इससे इन्फ्लुएंस हो गई और उसने अपने बायो में ये डाल दिया। अब फिर इतना ही नहीं था, काफ़ी सारे लोग इसके इससे इन्फ्लुएंस होके अपने बायो में प्राउड आर लिखने लग गए और ये खुशी खुशी इसको शेयर करने लगी कि लव दिस। वो ऐसे दिखा रही थी कि देखो सब लोग अपने बायो में ये लिख रहे हैं। अब इसके बाद इससे क्वेश्चन किया गया कि एक 15 साल की बच्ची तुमसे इन्फ्लुएंस होके अपने बायो में ये लिख रही है। तो इसने उसको आंसर ऐसे किया कि इफ़ यू आर शॉक टू सी अ 15-year-old गर्ल राइट प्राउड आर इन हर बायो बिकॉज ऑफ माई वीडियो, बट यू हैव नेवर पोस्टेड अबाउट ऑल गर्ल्स बीइंग कॉल्ड आर बाय द पेरेंट्स एट द एज ऑफ 6। तो मतलब वो ये बोल रही है कि तुम मुझे बोल रहे हो, पर तुम्हें उसको बोलना चाहिए जो लोग उसको ये चीज़ें बुला रहे थे जब वो 6 साल की थी तब से। तो अब ये इसका पॉइंट था। अब इसके बाद आकांक्षा बादिया ने ये पॉइंट उठाया कि बियर बाइसेप्स ने एक जोक किया था और उसके कारण उसको इतने कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे और ये कैसे इस सब करके भी इसके ऊपर अभी तक कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद वॉइस ऑफ हिंदूज़ ने गुजरात पुलिस को टैग किया इसके वीडियो पे और लीगल एक्शन लेने के लिए बोला। फिर इसके बाद और भी काफ़ी सारे लोग आए जिन्होंने वीडियो को रिपोर्ट करने के लिए कहा और लीगल एक्शन की डिमांड की पुलिस से। तो ये सारा मैटर है। अब आपको सारा मैटर समझ में आ गया है। तो पहला पॉइंट ये है कि क्यों हमारे यहाँ के लड़के लड़कियों के कमेंट सेक्शन में गालियाँ लिखते हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न है कि इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। एक बार कॉन्सिक्वेंसेस इंट्रोड्यूस कर दो, लोग कमेंट्स में गालियाँ देना छोड़ देंगे। इसको ऐसे समझो कि कभी बस में चढ़ते हो तो नोटिस करना वहाँ लिखा होता है बाय टिकट टू अवॉइड पेनल्टी। इसका मतलब ये है कि टिकट बाय करो नहीं तो पेनल्टी लगेगी। और ऐसे भी कोई बच्चा आपसे पूछे कि बस की टिकट क्यों ख़रीदनी है, तो आप यही बोलोगे कि नहीं ख़रीदा तो फ़ाइन देना पड़ेगा। ये हमारी मेंटालिटी है कि टिकट इसलिए ख़रीदो नहीं तो पेनल्टी लगेगी। इसलिए नहीं कि तुम एक सर्विस यूज़ कर रहे हो। कोई भी सर्विस यूज़ करो तो उसकी एक कॉस्ट होती है जो तुम्हें देनी पड़ती है। एक ऐसी सर्विस जो पहले से ही बहुत सस्ती है, उसके लिए भी अगर किसी ने बोल दिया कि आज से टिकट चेकिंग नहीं होगी, लोग टिकट लेना बंद कर देंगे। और ये है हमारे इंडिया की सच्चाई। अगर कहीं बाहर फॉरेन चले जाओ तो वहाँ लोग टिकट चेक करने नहीं आते, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि अगर आप बस या ट्रेन में चढ़े हैं तो आप इतने सभ्य हैं कि आप टिकट लेंगे ही।
पर इंडिया की बात करें तो लोग इतने सभ्य नहीं हैं। ये हमें कल्चरली सिखाया गया है बचपन से। और एक बार लोगों को एनोनिमिटी दे दी जाए तो इनका जानवर बाहर आ जाता है, जो हम लड़कियों के डीएम्स और कमेंट सेक्शंस में देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि लोगों को बोलो, इंस्टा या यूट्यूब पे अकाउंट बनाने से पहले अपना आधार वेरीफाई करवाना पड़ेगा, और जो तुम इंटरनेट पे जो भी बोलोगे वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे तुमने उस लड़की को वो चीज़ रियल लाइफ में बोली हो। बस ये कर दो और लोग कमेंट्स में गालियाँ देना बंद कर देंगे। पर ये तभी होगा जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लगेगा कि एक रियल प्रॉब्लम है। जिस दिन उनको ये समझ आ जाएगा, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अब ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं जो लड़कियों को रियल लाइफ में या कमेंट सेक्शंस में गालियाँ देते हैं, चाहे वो दोस्त हो, परिवार का कोई हो या कोई रैंडम इंसान हो। मैं बोलूँगा ये लोग क्रिमिनल्स हैं। ये सारे के सारे जो एनोनिमिटी का फ़ायदा उठा के या अपने बाप होने का फ़ायदा उठा के या भाई होने का फ़ायदा उठा के लड़कियों को गाली देते हैं, इनके साथ वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो क्रिमिनल्स के साथ होता है। इनको क्रिमिनल्स ही कंसिडर करना चाहिए। अब ये सिर्फ मुझे नहीं लगता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी लगता है। ऐसे लॉज हैं जिनका यूज़ कोई भी लड़की कर सकती है लड़के के अगेंस्ट। एक बार आपने रिपोर्ट कर दिया तो लड़के को 3 साल की जेल हो सकती है या फाइन देना पड़ सकता है। लड़की माइनर हो तो और भी धाराओं के अंदर केसेस बनते हैं। अगर किसी परिवार वाले ने बोला है तो वो डोमेस्टिक अब्यूज़ के अंदर ही कंसिडर होता है। अगर सारी लड़कियां ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट करने लग जाएं तो ये इंसिडेंट्स अपने आप ही बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे करना है मैं बताता हूँ, पर मुझे एक चीज़ बताओ। जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया और जो सॉल्यूशन बताया वो ज़्यादा लॉजिकल था या ये दिविजा की बातें? अगर दिविजा ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी तो उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना चाहिए था। उसको कायदे से अपने व्यूअर्स को बोलना चाहिए था कि आपको इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना चाहिए और किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो आपको ऐसी चीज़ बोल पाए। पर ये करने से व्यूज़ थोड़ी आते हैं। व्यूज़ तो बेकार की बातें करने से आते हैं। व्यूज़ तो 15-16 साल की बच्चियों को खुश करके आते हैं। व्यूज़ तो मर्दों को हेट करके आते हैं और ख़ुद को विक्टिम बता के आते हैं। आपने जिस 15 साल की बच्ची की प्रोफाइल शेयर की थी, आपने थोड़ा भी सोचा था कि वो अब कितना बुली हो रही होगी? अब लोगों के पास उसकी इंस्टा आईडी आ गई है। अब कोई भी उसको डीएम करके गाली दे सकता है। जो उसने अपने बायो में लिखा है #ProudR, उसकी वजह से कितने सारे लोग अब उसके डीएम में जाएंगे, उसको बुली करेंगे। वो अपने स्कूल में बुली होगी। अगर उसके घर वालों को पता चला तो उनको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। आपने एक 15 साल की बच्ची को नेक्स्ट लेवल बुलिंग से इंट्रोड्यूस करवा दिया। उस बच्ची के साथ ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसको अपना प्राउड आर प्रमोट करना था। फिर कोई इसको कुछ बोलेगा तो ये वापस अपने पुराने मुद्दे पे आ जाएगी कि मुझे दबाया जा रहा है। और अब जब आवाज़ उठाती है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है हमारे देश में। मुझे लोग गालियाँ दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। पर अब मेरी बातें सुनने के बाद इसका यूट्यूब का वीडियो देखना सिर्फ बेकार की बातें ही है और कुछ नहीं है। मैं यही बोलूँगा, अपने बच्चों को ऐसे इन्फ्लुएंसर से बचाना चाहिए। मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊँगा कैसे रिपोर्ट कर सकते हो आप। तो ये एक प्रेजेंटेशन है, इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर कोई लड़की को गाली देता है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं 3 इयर्स ऑफ जेल या तो फाइन या फिर बोथ। अब इसमें जो अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगता है 2015 वाला, फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगता है और बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स भी हैं। तो ये आप देख सकते हो अगर आपकी फैमिली आपको गाली दे रही है तो। फिर उसके बाद एक सेक्शन 509 का आईपीसी एक्ट लगता है। फिर सेक्शन 354D का आईपीसी एक्ट है, वो आप देख सकते हो कि कौन सा वाला आपके केस में अप्लाई हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफेंस कैसे टाइप का है, उस पर कौन सा लीगल सेक्शन लगेगा और कौन सा एक्ट लगेगा और कितनी पनिशमेंट है। तो ये आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद एक ये है कि आपको एविडेंस कैसे रखना चाहिए, एविडेंस के बेसिस में मतलब क्या करना चाहिए, एविडेंस को कैसे प्रिजर्व करना है। फिर वही हाउ टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व। फिर उसके बाद एफआईआर कैसे फाइल करनी है वो दिया हुआ है। और फिर
ऐसे कुछ सेफ्टी हैं जो आपको रखनी चाहिए। तो ये एक प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। और दूसरा एक ये डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ एकदम डिटेल में है। आप देख सकते हो इसमें सब कुछ एकदम डिटेल में दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हो वो आप इससे पढ़ सकते हो, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो भी आप इन्फॉर्म्ड रहो कि अगर कोई भी आपको ऐसी कुछ चीज़ें बोलता है तो आपको क्या करना है। और इस वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।